हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। गाइज हम सामान्य विज्ञान घटना चक्र की कर रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे भौतिक विज्ञान। ठीक है, उसमें हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 जो है कंप्यूटर एंड सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइज इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जो कि है नोट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो गाइज आपको पता है इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं बहुत ज़्यादा, अप्रॉक्स 300। तो इसके कई पार्ट्स आ सकते हैं। नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक चीज़ और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखी है। इनफैक्ट हर एक वीडियो के नीचे उस जो चैप्टर है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जो पहला कंप्यूटर है, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो गाइस इसमें है आपका लिखा है कि 1837 में सर्वप्रथम क्या है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। सबसे पहला आया था वो चार्ल्स बेबेज लाए थे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें लिखा है कि श्री बेबेज मतलब बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन, क्या बोला इन्होंने, द एनालिटिकल इंजन बोला। और उन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, सेम क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। फिर आता है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, फिर वही क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसका है बी। ठीक है, फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। गैस देखिए, एक तो कंप्यूटर की सबसे पहले जो अवधारणा मतलब जो भी कंप्यूटर आता है सबसे पहले वो लाते हैं चार्ल्स बेबेज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात आती है तो वो सबसे पहले कौन लाता है, वो लाते हैं डॉक्टर एलन एम टूरिंग। ठीक है, टूरिंग, डॉक्टर एलन एम टूरिंग लाते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक थे डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने कॉलसस नामक जो है प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया। कब किया था, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, उस समय की बात है। ठीक है, तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड कब से कब तक थी, तो 45 तक थी। ठीक है, तो उस टाइम आता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आता है सबसे पहला। कौन सा आता है, कोलोसस। ठीक है, फिर लिखा है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो थे वो कहाँ के थे, देखिए यहाँ लिखा है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ब्रिटिश होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें लिखा है 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर जी है उसका क्या मतलब होता है। गाइस जी का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। हिंदी में पीढ़ी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जनरेशन। जैसे होता है 1G 2G 5G, जैसे आजकल 5G है। तो लिखा है 2G एक दूसरी पीढ़ी का बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी है। बेतार टेलीफोन प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका मोबाइल है जिसमें तार नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस टेलीफोन प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो जी है उसको हमने बोला जनरेशन, जनरेशन को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, पीढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, एक तो हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो आपका पेन ड्राइव है वो क्या करती है, मेमोरी डिवाइस होती है। ठीक है, मेमोरी यानी कि जहाँ पे आप अपना सारा डेटा स्टोर करते हैं, भंडारित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि और ये क्या है, द्वितीयक भंडारक डिवाइस है, सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है सी। देखिए क्या है इसमें, द्वितीय भंडारण एकक, एक चीज़। ठीक है, अब इसमें सी क्यों है, इसमें लिखा है कि ये हटाई जाने वाली है, मतलब इसको आप हटा सकते हैं, आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं, कंप्यूटर से हटा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है पेन ड्राइव अच्छी द्वितीय भंडारण एकक। देखिए जो आपका मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी बिल्ड होती है, अंदर होती है कंप्यूटर की। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको आप अलग से अटैच करते हो उसमें, जैसे पेन ड्राइव हो गया आपका, वो हार्ड ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, आप CD DVD ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी सेकेंडरी है। तो ये वही लिखा है द्वितीयक है, क्योंकि इसे क्या आसानी से हर जगह ले जाया जा सकता है और इसकी स्मृति यानी कि जो आपकी मेमोरी है अधिक होती है। किसकी, पेन ड्राइव की स्मृति, यानी कि हम कहते हैं कितने GB की है, 16 GB की है, 32 GB की है, या कितने GB की। तो वही है, आप इसकी जो स्मृति है यानी कि मेमोरी होती है काफ़ी अधिक होती है। तो इसमें लिखा है कि माउस है। तो इस माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस हम जानते हैं क्या होते हैं, जिससे जो है डेटा को आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, कम एंट्री जिससे होती है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो इसमें लिखा है माउस एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस का जो प्रयोग है कंप्यूटर को क्या है, सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। आप इससे क्या होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से अगर आप लेते हैं तो वो होता है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से डेटा लेते हैं वो होता है आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित में
से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब बताइए आप कंप्यूटर से डेटा किस डिवाइस से लेंगे। आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर में देखते हैं PDF। अब आपने कहा यार मुझे PDF की हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, मुझे एक A4 साइज पे पूरी जो PDF चाहिए, तो आप किसके थ्रू लेते हैं, आप लेते हैं कंप्यूटर में है, आप लेते हैं किससे, प्रिंटर से लेते हैं। तो यह हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। तो निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इसने कहा कौन इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमने अभी क्या देखा था कि आउटपुट डिवाइस थी, ठीक है। मॉनिटर हमें पता है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी कंप्यूटर के अंदर होता है आप मॉनिटर से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन को एक पर देखिएगा, इस टच स्क्रीन में क्या होता है, सपोज कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो टच स्क्रीन ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना ये पेन लिया और इससे मैं टच करूँगी, मुझे जो भी है लिखना है मैं कंप्यूटर के अंदर डाली, लाइक मुझे ये सब मैं जो भी लिख रही हूँ, तो यानी कि ये मैं कंप्यूटर के अंदर एंट्री करा रही हूँ इससे, ठीक है। टच स्क्रीन फ़ोन में किसी भी चीज़ से मैं करवा रही हूँ, ठीक है, तो एंट्री करा रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, जबकि जो शेष अभी है वो क्या है आपके पास, जब ये जो हमने देखे वो सारे क्या थे, आपके आउटपुट डिवाइस थे। और टच स्क्रीन एक ऐसी युक्ति है, यानी कि ऐसी डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त जो है आपके डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेतकों को इनपुट करा सकता है, यानी एंट्री करा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कोई समूह बताइए, इनमें से जो समूह है चारों में से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस हो, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो कीबोर्ड है वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो जो माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका जो स्कैनर है ना, जैसे स्कैनर में क्या करते हैं, आपको सपोज क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अपने आधार कार्ड की आपको फ़ोटोकॉपी निकालवानी है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्कैनर पे लगाते हैं, तो वो जो है उसकी जो कॉपी है सबसे पहले आपकी कहाँ अंदर जाती है, कंप्यूटर के अंदर जाती है। तो स्कैनर भी क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सारी आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, कुछ नया नहीं। जैसे इसने कहा इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं, इसको आप याद करिएगा, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक ऐसा ही कुछ होता है, पेन होता है, आप देखते थे पहले के मोबाइल में साइड में एक होता था, आप उससे निकाल के स्क्रीन पे लिख सकते थे, ठीक है। स्कैनर हो गया आपने अभी देखा, फिर है लाइट पेन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की, तो यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, इसको याद कर लीजिएगा, अधिकतर यही है क्वेश्चन में, नया कुछ है नहीं, ठीक है। लिखा है आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे अधिक अगर ऐसा ऑप्शन आए कि सबसे अधिक कौन सी आपकी यूज़ में आ रही है, तो अधिकतर दो, एक माउस और एक कीबोर्ड, इन्हीं दोनों का नाम सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो गाइस इसमें है ऑप्शन नंबर सी जो है वो देखिए आप क्या है, वो है कीबोर्ड, तो यही है आंसर। फिर इसमें फिर वही चीज़ पूछिए जो निवेश युक्ति बतानी है इसमें, और निवेश युक्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। गाइस मैंने कहा दो चीज़ होनी चाहिए, या तो आप दो चीज़ हो सकती हैं, अधिकतर आएगा ऑप्शन में, या तो आपके पास कीबोर्ड आएगा या माउस होगा। देखिए गाइस इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर सी जो कि है माउस। लिखा है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की जो बॉडी है लगभग 40 साल पहले बनाई गई थी, ठीक है। तो उस समय ये बना था, किस चीज़ से बना था, तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और ये किससे बनता है, लकड़ी का बनता है, ठीक है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक डग एंजलबर्ट, ठीक है, डग एंजलबर्ट थे, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था, 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था, ठीक है। कब किया था, 1968 में किया था, ठीक है। तो पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था, तो वह एक बड़ा क्या है, बेडॉल सा लकड़ी का क्या था, डिब्बा था। अभी के माउस तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या होता था, एक बटन होता था, अभी में देखिएगा 2 बटन होता है इनफैक्ट। तो इसकी मदद से कंप्यूटर के से जुड़े हुए तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित की जा सकती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है, ओके। तो इसने कहा माउस को जब आप 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ जाती है, आपकी CPU में जाती है। CPU की फुल फॉर्म होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आप ये पूरे क्वेश्चन एक दो बार देख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं, जो आपका लैपटॉप होता है आप देखते होंगे वहाँ पे आप उसे अटैच करते हैं, मतलब इसे लगाते हैं, लाइक इस तरह का कुछ होता है आपका। तो ये आप कहाँ लगाते हैं, तो ये हम लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, USB पोर्ट पे लगाते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर है वो है आपका तो इसका जो आंसर है वो है आपका USB पोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कंप्यूटर,
अब कंप्यूटर क्या करता है, देखो आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है कि ये आंकड़ों का भंडारण करता है, यानी कि इसको स्टोर करता है, बिल्कुल सही है, ये स्टोर करता है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, मतलब ये आंकड़ों का क्या विश्लेषण करता है, ये भी सही है। फिर लिखा है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही। आप पासवर्ड लगाइए, बिल्कुल गोपनीयता बनाए रखेगा, आपके डेटा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। कभी कभी इसमें वायरस का अटैक भी हो जाता है, बिल्कुल सही है, मतलब ये चारों ही सही है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि चारों ही सही है। ठीक है, इसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ लिखी है, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है। ठीक है, अब लिखा है पुराने और जो प्रयुक्त कंप्यूटर, या देखिए क्या होता है कि जब जैसा आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके बाद जब आपके लिए यूजलेस हो जाता है या फेंक देते हैं, तो जो इससे अपशिष्ट निकलता है, यानी जो कूड़ा होता है वो होता है ई अपशिष्ट। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ई अपशिष्ट होता है इसका। जो भी अपशिष्ट होता है उसको हम बोलते हैं ई अपशिष्ट। तो इसमें ई अपशिष्ट मतलब कंप्यूटर को जब फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्यावरण के लिए क्या है, प्रदूषक का काम करती हैं। तो आपका होता है शीशा होता है, इसमें बेरिलियम होता है, क्रोमियम होता है, पारद मतलब होता है मरकरी, मतलब मरकरी, ठीक है, मतलब पारा, ठीक है, और कैडमियम होता है। ठीक है, और जो नहीं होता है वो ये दोनों नहीं होते, प्लूटोनियम नहीं होता है हमारे पास, और हेक्टाक्लोर नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क का नेटवर्क क्या हुआ गाइस, देखिए क्या होता है कि हमारा एक नेटवर्क हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास बहुत 2 4 5 6 कंप्यूटर हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, एक नेटवर्क यहाँ पे भी हो गया, 2 4 5 6 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये भी एक नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, और ये भी एक क्या बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है। फिर यहाँ पे एक नेटवर्क बन रहा है, यहाँ नेटवर्क बन रहा है, तो ये अलग अलग नेटवर्क है। अब इन्हीं नेटवर्क का एक पूरा नेटवर्क बन जाए, मतलब ये सारी जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, यही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क का नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइज, ये होता है हमारा इंटरनेट। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क का नेटवर्क होता है इंटरनेट। तो लिखा है सामान्यतः नेटवर्क का इंटरनेट को कहा जाता है, पर ये पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की क्या है, वैश्विक प्रणाली है, मतलब पूरे विश्व स्तर की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि करोड़ों निजी, यानी कि पर्सनल, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े थे, मतलब ये अलग अलग नेटवर्क थे। अभी हमने जैसे अलग अलग नेटवर्क बनाया और सबको जोड़ दिया, तो नेटवर्क का नेटवर्क कर दिया। तो यानी इसने कहा एक पूरा निजी नेटवर्क होगा, पूरा सार्वजनिक होगा, शैक्षणिक रिलेटेड एक नेटवर्क होगा, एक व्यावसायिक रिलेटेड होगा, एक सरकारी नेटवर्क होगा। फिर हमने इन सबको जोड़ दिया, यानी इन नेटवर्क्स का भी हमने नेटवर्क बना दिया। ठीक है, जो कि मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, यानी कि क्या होता है, हम बोलते हैं टीसीपी आईपी का प्रयोग करता है। अब ये टीसीपी आईपी अगर कोई आगे क्वेश्चन आता है तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये टीसीपी आईपी क्या होता है। ठीक है, ये किसका यूज़ करता है, टीसीपी आईपी का यूज़ करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इंटरनेट क्या है, तो इसमें है डी, इसका आंसर लिखा है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है। मतलब क्या होता है, कंप्यूटर पर आधारित है, बिना कंप्यूटर के आप इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, तो ये कंप्यूटर पर आधारित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना मतलब आप ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की, या आप यूपी में है तो यूपी की, बिहार में तो बिहार की आपको इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, आप या आप इंडिया में तो सिर्फ इंडिया की नहीं, आप इंडिया में है आपको पूरी दुनिया की मिली। अंतर्राष्ट्रीय सूचना का तंत्र है, मतलब पूरी दुनिया में जो जो हो रहा है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, आपको आराम से मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े जो जो भी है मतलब कंप्यूटर्स का एक विशाल क्या होता है, विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। तो इंटरनेट से जुड़े जो कंप्यूटर हैं आपस में इंटरनेट नियमावली, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए सूचना का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके जरिए ये क्या करते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लिखा है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा होती है। देखिए, इंटरनेट कनेक्शन सेवा आपको बहुत तरीके से मिल जाएगी, तो जो सबसे धीमी होती है वो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसमें क्या है आपका डायलेक्ट सर्विस। डायलेक्ट सर्विस क्या होता है, देखिए इससे भी आपको इंटरनेट मिलता है। इंटरनेट ये क्या होता है, जैसे हमारे पास पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, उसमें अब हम मॉडेम लगा के इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं। और लैंडलाइन फ़ोन में जो केबल जा रही होती है ना, वो होती है सिंपल केबल होती है, जो बहुत पहले चलती थी। ठीक है, तो उससे क्या है, जो स्पीड है आपकी इंटरनेट की वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो डायलेक्ट सर्विस जो है इंटरनेट की सबसे कम स्पीड जो है आपको डायलेक्ट सर्विस में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिपेंड करता है केबल पे। ठीक है, हाँ, अब हम बात करें कि स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे देखते हैं, kbps, ठीक है, mbps, gbps, कुछ इस तरह से हम स्पीड देखते हैं। तो ये होती है कम, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। ठीक है, तो
KB मतलब है किलोबिट पर सेकेंड, और MB मतलब है मेगाबिट पर सेकंड, गीगाबिट पर सेकंड। तो गीगा सबसे ज़्यादा होता है, 10⁻⁴ कितना होता है, 6 होता है। मेगा होता है 10⁻⁷, गीगा होता है 10⁻⁹, ये होता है 10⁻⁶, ये होता है 10⁻3 होता है। तो गाइस ये देखिए, ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से। तो इसमें लिखा है जो डायल अप सर्विस है, जो अभी हमने देखा, जो इसका आंसर था, तो ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। ये अधिकतम क्या है, 56 kbps, हमने कहा के सबसे छोटा है, तो kbps तक इंटरनेट गति प्रदान करता है। यानी कि गति का क्या मतलब है, सपोज आपको क्या है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है, आपने वीडियो क्लिक करी, तो वहाँ पे आप देखते होंगे ऐसे ऐसे घूमता है। अगर वो कम है, मतलब वो ज़्यादा देर घूम रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम है, डेटा आने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर वो फटाक से एक क्लिक पे खुल जा रहे हैं, एक क्लिक पे आपका चल रहा है सब कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड अच्छी है, ठीक है। अब लिखा है केबल मॉडेम में क्या है, केबल कंपनी द्वारा क्या है, कोएक्सियल केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल का जो है कोएक्सियल केबल द्वारा उपभोक्ताओं को, तो यहाँ पे देखिए क्या था, 56 kbps था, यहाँ पे है 512 kbps से लेकर 20 mbps तक। सोचिए उससे कितना ज़्यादा है इसमें। तो इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाती है। तो यह जो है तेज गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, ठीक है, यानी इसकी स्पीड अच्छी खासी तेज है। फिर लिखा है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ये टेलीफोन लाइन का क्या है, उपयोग कर जो है इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। फिर उसके बाद है आपका लीड्स लाइन, ठीक है। तो ये जो लीड्स लाइन है वो उसमें क्या है, तो इसमें लिखा है कि जो सार्वजनिक विश्वसनीय उच्च गति इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है, ठीक है, मतलब सबसे तेज जो है यही है लीड्स लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। लिखा है एक प्रश्न जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं, जैसे कि आपने फेसबुक खोला, जो सबसे पहला पेज होता है ना, उसको हम या गूगल या जीमेल खोलते हैं आप, तो जो सबसे पहला पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं, गृह पेज, मतलब इसमें हिंदी में लिखा है बट ये है होम पेज, इंग्लिश में बोलते हैं इसे होम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है वेबसाइट खोलने पर वही वाली चीज़ है, इसका भी आंसर है ए, होम पेज। देखिए बुकमार्क क्या होता है, सपोज कि मैंने एक पेज खोल रखा है और यहाँ पे मैंने एक और लिंक, उसी पेज पे मैंने क्या करा है, एक और लिंक दे दी है, ठीक है, अपने चैनल की कोई लिंक दे दी है कि यही हैशटैग UPPC चौहान, मैंने अपने चैनल की लिंक दे दी। अब आपको क्या है, उसके लिए अलग से एक पेज खोल के ना, अलग से जो आपको टैब खोल के नहीं जाना है, आप इसी पे क्लिक करिए और आपका ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे लगा देते हैं ना, हम उसको बोलते हैं बुकमार्क, ठीक है। लिखा है कि बुकमार्क अपने ब्राउज़र में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट की जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है, ठीक है। आगे वैसे ही बहुत सारे एड्स ऐसे करके आपके पास लिंक्स आ जाती है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आपका क्या है, वो पेज खुल जाएगा। तो इंटरनेट ब्राउजर्स के संदर्भ में बुकमार्क किसी वेब पेज के पते को सहेजने की एक विधि है, और किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के बाद क्या है, उसे शीघ्रता से बार बार खोला जा सकता है, मतलब इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इंटरनेट जो सिस्टम है निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है। देखिए गाइस, ये इसका आंसर है ट्री। अब ट्री क्या है, कि कुछ इस तरह से है कि एक पूरा जाल बना होता है बहुत सारे नेटवर्क्स का, ठीक है, तो ये समझ लिए ऐसा है। फिर ट्री से क्यों कहा, फिर ये कुछ ऐसा है, फिर ये जो है और आगे इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। तो सपोज कि ऐसे, फिर ये भी ऐसे ऐसे करके नीचे की तरफ कनेक्ट होते जा रहे हैं। अगर आप इसको ना उल्टा, इस इमेज को उल्टा कर देंगे ना, तो ये आपको कैसा लगेगा, आपको ये ट्री की तरह लगेगा। तो इस तरह से आपका इंटरनेट में जो कनेक्शन होता है ना, वो इसी तरह से होता है, ठीक है। जब आप इसे उल्टा करोगे वो ट्री की तरह लगने लगेगा, इसलिए इसका जो आंसर है ना वो है ट्री। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इंटरनेट कार्य करता है, तो इसका आंसर है बी, केबल पैकेट स्विचिंग पर, ठीक है। तो जो हमारे पास देखिए टेलीफोन प्रणाली था, जो टेलीफोन करता पहले थी टेलीफोन प्रणाली, तो उसमें क्या था, बस एक मिनट, हाँ, तो जो टेलीफोन प्रणाली थी वो ध्वनि संकेतों, यानी कि जब हम फ़ोन पे बोलते थे तो जो हमारे पास संकेत होता है वो किस रूप में होता था, वो ध्वनि के रूप में होता था। तो ध्वनि संकेतों के प्रसारण हेतु हम क्या यूज़ करते थे पहले टेलीफोन में, सर्किट स्विचिंग। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट में, तो हम यहाँ यूज़ करते हैं पैकेट स्विचिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष में किया गया था गाइस, ये इसका ऐसे आंसर याद कर लीजिए, ये है 1981। तो इसमें है ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच क्या अंतर है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप इसका अंतर देखिए। एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो ब्लूटूथ होता है ना, आपको सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है, भेजना है, ठीक है। तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है आवृत्ति की। मतलब आपको सपोज़ कि
आपको नेहरू विहार से जाना है, आप कोई एक जगह है दिल्ली में राजीव चौक है, राजीव चौक से आपको नेहरू विहार जाना है तो आप किसी चीज़ से जाएंगे, मे बी मेट्रो से जाएंगे, ठीक है। तो मेट्रो क्या है, आपको वहाँ ले जाने का काम कर रही है। तो वैसे ही होता है कि आपके जो सिग्नल है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, आवृत्ति करती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लूटूथ से जब आप इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं तो वो एक आवृत्ति के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, ठीक है। अब वो आवृत्ति कौन सी होती है, वो नंबर्स में होती है, ठीक है। तो ये जो होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो रेडियो आवृत्ति या रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इसके थ्रू ब्लूटूथ की जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब वहीं अगर हम बात करें वाईफाई की, तो वाईफाई की जो इन्फॉर्मेशन है वो किस आवृत्ति पर चलती है, वो चलती है 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा क्या है 5 गीगाहर्ट्ज पे चलती है। तो यही एक सबसे बड़ा अंतर था और यही इसका आंसर भी है, थिंक ए है, ठीक है। बाकी आप अब ये बाकी के तो सारे गलत ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है ब्लूटूथ वायरलेस, बस यहाँ पे रेंज इसमें लिखा है ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। वायरलेस का क्या मतलब होता है, बिना तार के, ठीक है। बिना तार के संचार यानी कि आप ब्लूटूथ के थ्रू जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है बिना तार के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेज सकते हैं। तो ब्लूटूथ उपकरण जो है रेडियो संचार प्रणाली का प्रयोग करता है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट में रखने की आवश्यकता नहीं होती है इसे, ठीक है। और फिर लिखा है जो ब्लूटूथ है वो 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज की रेंज में क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करती है। मतलब ये कौन से स्पेक्ट्रम का, कौन सी रेंज के स्पेक्ट्रम का प्रयोग करती है, 2.402 से लेकर 2.480 गीगाहर्ट्ज की, ठीक है। वहीं हम अगर बात करें आपके वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई कितनी करती है, वो ये करती है 2.4 गीगाहर्ट्ज करती है, 3.6 गीगाहर्ट्ज करती है और 5 गीगाहर्ट्ज करती है। तो इस पे जो है, इस फ्रीक्वेंसी पे जो है वाईफाई अपना डेटा को भेजता है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें लिखा है गाइस, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस में आया है, राजस्थान का क्वेश्चन है, इसमें भी यही है, सेम है, इसका भी आंसर ए है जो हमने अभी पहले देखा है। तो इसमें लिखा है गूगल की जो मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला देश है, मतलब देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना, यानी कि मुफ्त में वाईफाई कौन से रेलवे स्टेशन में मिल रही थी सबसे पहले नंबर पे कौन से, तो वो था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये वाला था गाइस, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। उसके बाद इसमें लिखा है कि गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा आरंभ की गई। तो इस हेतु गूगल ने सरकारी कंपनी, देखिए अब गूगल ने भी किसी से आपका समझौता किया था, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को मुफ्त वाईफाई सेवा दे रहा है, कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है। तो किसके साथ उसने समझौता किया, उसने करा रेल टेल कॉर्प के साथ, जो है ये सरकारी कंपनी है, इसके साथ इसने क्या करा, समझौता किया गूगल ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे एक होता है वाईफाई, एक होता है लाईफाई, ठीक है। वाईफाई जो होता है आपका वेव्स के थ्रू जाता है, यानी तरंगों के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन जाती है। अब लाईफाई में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है या कैसे मिलती है, वो होता है लाइट, LI जो है ना उसका मतलब है लाइट फिडेलिटी, मतलब इसकी फुल फॉर्म है लाइट फिडेलिटी। तो इसमें लिखा है जो LI है वो होता है लाइट, यानी कि यहाँ पे आप तरंगों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप किसका यूज़ कर रहे हैं, LIGHT लाइट, यानी कि प्रकाश का यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या बोला, इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, बताओ क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में कुछ पूछा है। तो इसने क्या कहा है कि ये एक उच्च गति डेटा संचार के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करती है, ठीक है। LI से लाइट ही है, तो इसका मतलब ये प्रकाश को ही यूज़ करिए, और हम जानते हैं प्रकाश की जो चाल है वो सबसे तेज होती है, ठीक है। तो ये उच्च गति वाली है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही होगा। दूसरा इसने क्या कहा कि ये एक बेतार प्रौद्योगिकी है, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही, वायरलेस बेतार मतलब तार नहीं यूज़ हो रहा है। और वाईफाई से ये कई गुना तीव्र है, बिल्कुल सही है, वाईफाई से ये तेज है, ठीक है। और कितने गुना तेज है ये भी लिखा है यहाँ पे, 100 गुना तेज है, ठीक है। यानी कि इसका क्या होगा, ये दोनों ही सही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा C, A1 और 2 दोनों सही है गाइस, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। फिर लिखा है लाईफाई, जो अभी हमने देखा था, ऐसे लिखा था ना जो लाईफाई, यही लिखा है। लाईफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ओके। देखते हैं, इसने लिखा है कि जो लाईफाई है उसका जो विस्तृत रूप है, यानी कि उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका लाइट फिडेलिटी, बिल्कुल सही है। फिर लिखा भारत में जो लाईफाई का सफल परीक्षण जो है 29 जनवरी 2018 को जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था, ठीक है। रुक जाते हैं यहीं पे, मतलब ये वाला तो हमें पता चल गया, पहला वाला सही।
ठीक है, मतलब ए सही है। अब इसने कहा कि भारत, अभी से यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग इस वाले पे। फिर इसमें लिखा है कि जो लाईफाई है द्वारा क्या है 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसने कहा कि सपोज कि 1 किलोमीटर है परिधि, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, और इसने कहा कि 1 सेकंड में क्या आप 10 GB डेटा को 1 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका लिखा है इसका क्रियान्वयन जो है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो गाइस ये ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा नहीं किया जाता है, ये वायरलेस है। हमने कहा ऑप्टिकल फाइबर तो एक तार हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं, ये क्या है, ये भी वायरलेस है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी तार नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत है हमारा। और कौन सा गलत था गाइस? तो ए सही था, बी सही था। अब देखते हैं एक इसको देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसमें बाकी सब सही है। लिखा है 2011 में जर्मनी के जो भौतिक विज्ञानी थे, इनका नाम था हेराल्ड हास। गाइस ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया, लाईफाई तकनीक प्रस्तावित की थी, और लाईफाई का वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क तकनीक है, ठीक है। क्या है, वायरलेस है। अभी उसने कहा ऑप्टिकल नेटवर्क है, ऑप्टिकल फाइबर लिखा था वहाँ पे, जो कि गलत है। ये वायरलेस है, फाइबर का मतलब तो तार हो गया, ठीक है, जिसमें डेटा के जो संचरण के लिए प्रकाश, जो LED का उपयोग किया जाता है, जो LED लाइट होती है वैसे ही कुछ, उसका उपयोग किया जाता है। और लाईफाई का जो पूरा नाम है लाइट फिडिलिटी है, ठीक है। अब इसने क्या लिखा है कि देखिए, जो बी वाला था वो गलत क्यों है। तो इसने कहा 29 जनवरी 2018 को जो है भारत में, ठीक है। अभी मंत्रालय वहाँ पे दूसरा लिखा था, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। और जो यहाँ पे लिखा है गाइस, यहाँ पे क्या लिखा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसलिए ये वाला हमारा गलत है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन कौन से हैं, बी और डी गलत है। डी हमारा गलत है, ठीक है, जो ये वाला है ये गलत है, और हमारा ये गलत है, ठीक है। तो इसका कोई आंसर वैसे हम बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि दो हैं। तो इसमें यही लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वाईफाई का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। इतना ही है इसमें। और यही लिखा है कि लाईफाई द्वारा जो है 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर परिधि तक भेजा जा सकता है, मतलब 1 सेकंड में 10 GB डेटा को 1 किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे हम क्या कहते हैं। देखा है अपोलो, इंटरनेट, इंटरसेट, इनसेट 2 और निकनेट। तो गाइस इसका, चलिए इसका है आंसर है निकनेट। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। निकनेट विश्व का सबसे बड़ा उपग्रह आधारित कंप्यूटर संचार नेटवर्क है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है आपसी निजी, इसमें लिखा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी। देखिए लिखा है, हमें बताना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो इसमें लिखा है यह जो है निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है, जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। चलिए आइए देखते हैं। लिखा है जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है, जिसमें कूट लेकर, मतलब एन्क्रिप्शन द्वारा निजी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो आगे है, इसमें लिखा है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर होती है, ठीक है। तो आइए देखें। देखिए गाइस, इसमें ये पूरा तो नहीं दिया है, ये थोड़ा बहुत दिया है। इसमें लिखा है एक हमारे पास मॉडल होता है OSI मॉडल, ठीक है। कंप्यूटर में एक मॉडल होता है जिसे हम बोलते हैं OSI मॉडल, ठीक है। तो उसमें लिखा है किसी नेटवर्क की संचार प्रणाली के आंतरिक क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए जो है 7 लेयर्स जो है प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 लेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि 7 परतें हैं। तो उसमें सबसे निम्नतम, सबसे जैसे हम देखते हैं ना वायुमंडल वाली की, एक होती है शोभमंडल, उसके ऊपर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल, ऐसे करके ऊपर की तरफ हम जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो है आपका संचार प्रणाली जो है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसमें भी 7 लेयर आती हैं। एक लेयर का कुछ काम होता है, फिर आपका डेटा दूसरी लेयर में जाता है, वहाँ उसका कुछ काम होता है, फिर वैसे ही ऊपर जाता है, ऐसे करके ऊपर जाता रहता है जब आप कोई भी डेटा सेंड करते हो कहीं पे, तो ठीक है, ये बहुत सारी लेयर से गुजर कर पहुँचता है। तो इसमें जो सबसे नीचे लेयर होती है ना गाइस, वो होती है आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है।
और उसके बाद होती है डेटा लिंक लेयर, और उसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर। यानी एक हो गई आपकी वह फिजिकल लेयर हो गई, फिर आपकी हो गई डेटा लिंक, मतलब फिजिकल के ऊपर हो गई डेटा लिंक, और डेटा लिंक के ऊपर गई नेटवर्क लेयर। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने बोला फिजिकल और नेटवर्क, यानी कि फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में हमने कौन सी देखी थी अभी, यहाँ हमने देखी थी डेटा लिंक लेयर। तो इसमें है ए, डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, तो ये लेयर्स हैं, इसमें तो एक्चुअली पूरी 7 लेयर्स दी नहीं है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ इसकी व्याख्या में, बट इसमें टोटल 7 लेयर होती है। यहाँ पे 3 नीचे की 3 लेयर के बारे में दे रखा है। फिजिकल लेयर है, उसके ऊपर है डेटा लिंक, उसके ऊपर है नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो इसमें लिखा है तलाश है। अब देखिए तलाश है, ठीक है, तलाश इंटरनेट पे एक मल्टीमीडिया पोर्टल है। ठीक है, और ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR है। ठीक है, इसका जो है संचालन सीडेक द्वारा देवनागरी में किया गया था, सीडेक द्वारा। ठीक है, ये संस्था है सीडेक, इसके द्वारा देवनागरी में किया गया था। तलाश है क्या, एक मल्टीमीडिया पोर्टल है। क्या है ये, एक मल्टीमीडिया पोर्टल है। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद करने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पहचान प्लेटफॉर्म आधार जो है, आधार खुला एप्लीकेशन यानी कि ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है आपका इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है। इसने कहा आधार जो है ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, आइए इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या है आधार। तो उससे इसके थ्रू आप चले जाइएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। इसमें लिखा है UIDAI का उद्देश्य क्या है, भारत में प्रत्येक निवासी के लिए एक आधार नंबर जारी करना। ठीक है, यही क्या करता है कि हर एक निवासी को एक आधार नंबर देता है, ताकि जो है निवासी पोर्टेबल पहचान सक्षम हो, मतलब निवासी की क्या है, पोर्टेबल पहचान सक्षम हो। ठीक है, और जिसे कभी भी कहीं भी प्रमाणित किया जा सके, मतलब आप इसे कहीं पे भी अपनी पहचान को। तो लिखा है इसमें कि आधार मंच सेवा प्रदाताओं को सुरक्षित और त्वरित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निवासियों की पहचान प्रमाणित करने और अधिक लागत प्रभावी तथा कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने में मदद करता है। फिर इसमें फिर वही लिखा है UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर आधार प्रमाणीकरण आवेदन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, APIS विनिर्देश प्रकाशित किया है, जिसमें APIS डेटा प्रारूप प्रोटोकॉल और सुरक्षा विनिर्देशों सहित विवरण शामिल है। तो C एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कमांड फंक्शन प्रोटोकॉल और क्या है ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है, जिसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत करने में किया जाता है। इसके माध्यम से मतलब जो आयरिश का प्रयोग कर, मतलब जो आयरिश आप जानते हैं आंखों की पुतली का, आयरिश का प्रयोग करके है ऑनलाइन प्रमाणीकरण भी जो है संभव है। गाइस अब इसे थोड़ा सा आप अपने आप ही पढ़िएगा एक बार, और इसका जो है आप क्वेश्चन और उसका जो भी है आंसर आप देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है, जिसे कहते हैं, गाइस ये 2009 का क्वेश्चन है, तो आसपास की ही बात है, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसे नयन नेटवर्क अभिगम नियंत्रण, ठीक है, CDEC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है, और साइबर आक्रमण और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से बचने के लिए इसका जो हम इसका जो है विकास किया गया। तो इसका आंसर है B नयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है, ये देखिए IAS लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे पढ़ना चाहिए गाइस, इसे आप खुद एक बार देख लीजिएगा। फिर लिखा है साइबर लॉ, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए जो है कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा, ऐसा कौन सा पहला साइबर लॉ था, तो IT एक्ट 2000 वे पहला साइबर कानून था। कौन सा, IT एक्ट 2000, तो जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, और इस अधिनियम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।
मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड, मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। और किस एक्ट के यानी कि किस अधिनियम के थ्रू आप जाएंगे, तो वो आप जाएंगे IT एक्ट 2000 के थ्रू जाएंगे। और यही सबसे पहला जो है आपको कानूनी, जो आपको क्या है कानूनी जो मदद यही एक्ट बना था तब ई कॉमर्स के लिए। फिर लिखा है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया। तो इसमें लिखा है पुणे स्थित CDEC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा जो है परम नामक जो है सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। क्या है, ये पूरी एक श्रृंखला है जिसमें सबसे पहला आया था आपका अच्छा ये कहाँ पे है, CDEC पुणे में है। ठीक है, जो सबसे पहला आया था वो आया था परम 8000। फिर बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या था, जो भारत में हुआ था। तो गाइज वो यही था, परम था, जब आया था हमारा, जब ये CDEC के द्वारा ये पूरी एक श्रृंखला चलाई गई थी परम की। तो इसमें लिखे CDEC द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम क्या है टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। देखिए सुपर कंप्यूटर हम जानते हैं जो एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, यानी कैलकुलेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। और जो इसकी जो क्षमता होती है वो हमने दे दी है टेराफ्लॉप बहुत बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो इसने कहा कि CDEC द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम जो है टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। किसके द्वारा आया था, CDEC के ही द्वारा था। तो इसमें लिखा भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, बी है आंसर परम। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो देखिए गाइस इसमें लिखा है विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्हें 1991 में क्या हुआ था, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर जो हमने कहा कि परम 8 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विजय भाटकर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है यहाँ लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर में जो है परियोजना है, सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, यानी कि ये है बार्क द्वारा। कौन सी आई थी यहाँ पे, अनुपम आई है। गाइस ये याद करने वाली चीज़ है थोड़ी बहुत। लेकिन भाभा मतलब बार्क ने 1991 में क्या है समानांतर संसाधन यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया। मतलब इसने भी स्टार्ट किया सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास। फिर समानांतर जो संसाधन पर आधारित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो आया था आपका अनुपम 860/4। तो जो 4 नोडों वाली जो है प्रणाली थी और इसको जो है दिसंबर 1991 में विकसित किया गया। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का उपयोग भाभा परमाणु मतलब बार्क द्वारा जो है जटिल संगणना यानी कि कैलकुलेशन, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कठिन जो कैलकुलेशन होती है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। तो गाइस आपको क्या याद रखना है, कब आया था, 1991 में आया था। जो पहला था वो था अनुपम 860/4। तो ये नाम याद रखना है। कौन लाया था, बार्क लाया था 1991 में समानांतर संसाधन तकनीक यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द है शब्द लंबाई की परास होती है, यानी कि उसकी जो शब्द लंबाई होती है ना, एक तो हम बिट्स में बोलते हैं, और कितने बिट, तो वो हो गया 64 बिट। मतलब ऐसे करके 0 से हम लिखते हैं, तो ऐसे करते करते आप कितनी बार लिखोगे, 64 बिट तक जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास है वो है आपकी 34 बिट या 4 बाइट बोलते हैं। मतलब 8 बिट का एक बाइट होता है। तो यहाँ पे या तो आप 32 बिट बोल लीजिए या 4 बाइट कह लीजिए। और सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई है वो 64 बिट या 8 बाइट होती है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। गाइस इसमें है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है। फिर लिखा है विश्व का द्रुततम मतलब सबसे तेज क्या है कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है। ठीक है, तो दिसंबर 96, ये देखिए 98 का क्वेश्चन है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो आज है विश्व का जो 2019 की बात अगर हम करें तो आज है अमेरिका का समिट। ठीक है, या आप एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले कि तब अपडेट होके क्या हुआ। ये सबसे तेज है आपका इस वक्त जो है, जो इसमें दिया है तो वो है आपका 2019 में जो है वो अमेरिका का समिट सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 148.6 पेटाफ्लॉप। ठीक है, पेटाफ्लॉप। तो ये दो चीज़ याद रखनी है इसमें, जो 2019 का है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर गाइस समिट ही है, इसका भी आंसर समिट है। ठीक है, अपडेट
होके सबमिट है और ये पुराना क्वेश्चन था इसीलिए। फिर है सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है निम्नलिखित में से कौन से देश ने बनाया है? तो गाइस ये चीन ने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मौसम बदलाव की गणना करता है। तो गाइस हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो गाइस अब क्या करते हैं हम बाकी जो है अब नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा चैनल मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।